हेलो क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। दिस इज़ हेडिंग नंबर 2.10 इन लेसन नंबर 2 इन एनसीईआरटी। तो कोशिश फिर से हमारी ये रहेगी कि ये जो टॉपिक है आपको पूरी तरीके से क्लियर हो। एनसीईआरटी जो आपसे कहना चाह रही है वो मैसेज आपको क्लियरली एंड विदाउट एनी मैनिपुलेशन जो है डिलीवर हो और आपका कंसेप्ट इस टॉपिक को लेके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। लेट अस स्टार्ट। तो इसमें इन्होंने कुछ ऐसा करके लिख रखा है कि डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। तो पहले थोड़ा सा ये भी आप क्लियर कर लीजिए कि सब्सटेंसेस क्या होते हैं। आपको मालूम होगा लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जितना भी मैटर हमारे चारों तरफ है इसकी हम दो कैटेगरी बना सकते हैं। एक तो है सब्सटेंस और दूसरे हैं मटेरियल। सब्सटेंस वो होते हैं जो नेचुरल अकरिंग हैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, जिनके फिक्स प्रोपोर्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ अ मैटर और इसकी कैटेगरी है सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ सब्सटेंस। लेकिन इन्हीं सब्सटेंसेस को आपस में सिंथेसाइज करके जो हम नए चीज़ें बनाते हैं उनको बोलते हैं मटेरियल। तो मटेरियल आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं, सिंथेसाइज किया जाता है इन्हीं सब्सटेंस को आपस में मिला के। फॉर एग्जांपल टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ये सब हमारे सब्सटेंस हो गए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करें, डाइलेक्ट्रिक आपके सब्सटेंस भी हो सकते हैं और कुछ मटेरियल्स भी होते हैं जो डाइलेक्ट्रिक्स की तरह बिहेव करते हैं। इसमें आपको ये भी बता दें कि डाइलेक्ट्रिक की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम बट दे अलाउ देयर इन्फ्लुएंस टू पास थ्रू। मतलब डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं ना इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कंडक्टर में चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है तो डाइलेक्ट्रिक्स में चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकता, एक बात। और दूसरी बात ये कि भले ही इसके अंदर फ्री चार्ज पार्टिकल्स नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके थ्रू ट्रैवल कर सकता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक आर दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ चार्ज थ्रू देम बट इट अलाउज इट्स इन्फ्लुएंस टू पास थ्रू। इन्फ्लुएंस क्या हो गया? ऑब्वियसली वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आराम से डाइलेक्ट्रिक्स के आर पार जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, अब ये जो पैराग्राफ है ना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने पढ़ के देखा। तो इस पैराग्राफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको रीड करें आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस कर लेनी चाहिए। इस पैराग्राफ में इन्होंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी है दो चीज़ों के बीच में कि डाई इलेक्ट्रिक्स और कंडक्टर्स। अच्छा, और जो इन्होंने डिफरेंस का बेसिस बनाया है ना वो बनाया इन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को और इन दोनों के बिहेवियर का कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स से पहले एक थोड़ा सा कंडक्टर को समझ लेते हैं क्योंकि पहले हम कंडक्टर ही पढ़ के आए हैं। तो आपको मालूम होगा कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता। दूसरा, इससे पहले आपने पढ़ा था कि जो कंडक्टर्स होते हैं जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो वो अपने अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट फील्ड डेवलप करते हैं। इससे होता क्या है, दोनों फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया। इस बात को और क्लियर करके आपको बताएं तो आप ज़रा अगर देखोगे ना, इनकी जो ये फिगर है 22.20, इसमें जो ऊपर वाली फिगर है जिस पर लिखा हुआ है कंडक्टर, तो देखो इसमें ये इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव साइड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव साइड है। और जैसे ही आपने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव साइड पे कलेक्ट हो गए और जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से वो नेगेटिव साइड पर आ गया और इसके अंदर एक अपना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जिसको इन्होंने लिखा है ई इन। अच्छा, जिसको इन्होंने ई ओ लिखा है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पार्ट है जो इस कंडक्टर के अंदर आ गया और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो लास्ट में इन्होंने इक्वेशन लिखी है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये विद इन माइक्रो सेकेंड्स हो जाता है, पलक झपकते ही। अरे यार, पलक झपकने में भी काफ़ी टाइम लगता है लेकिन माइक्रो सेकेंड्स तो और भी छोटा हो गया। मतलब आप जब भी ऑब्ज़र्व करने के लिए जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ये जो फिनोमिना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलप होना, फिर उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलप होना, फिर इनका कैंसिल होकर ज़ीरो होना, आप इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब ये डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स भी ऐसे ही होते हैं कि आप जैसी डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो भी अपने जो है नेगेटिव और पॉजिटिव पोल डेवलप कर लेंगे। इसको भी थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे लेकिन अभी मोटा मोटा जो ये इनकी सेकंड फिगर है ना, ये सेकंड फिगर ये कर रही है
कि भाई ऐसा है कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसने भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लिया, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखिए ये लिखा हुआ है ई इन, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट जो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एंटर कर गया था उसको लिखा है ई नॉट, और लिखा है इन्होंने नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक्स भी कंडक्टर की तरह अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट नहीं होता एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, हमेशा उससे छोटा होता है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाता है। अब देखो आगे जो सेकंड पैराग्राफ है ना, इस सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि जो तुम्हारे डाइलेक्ट्रिक्स मॉलिक्यूल होते हैं, अगर मॉलिक्यूल बोलने में ज़्यादा टाइम ख़राब हो रहा है तो आप इसे सीधा डाइलेक्ट्रिक्स ही बोल दीजिए। एक मिनट भाई, हमारा पेन। डाइलेक्ट्रिक्स, इन्होंने कहा है कि डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यूजुअली हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते रहते हैं ना, तो ऐसे लगेगा मॉलिक्यूल कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ गई इसके साथ। सो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स इन्होंने बताया कि दो तरीके के होते हैं। एक तो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर, और एक डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर। और इन्होंने पोलर को डिफाइन करते हुए कुछ वर्ड्स का यूज़ किया है। देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, मैं एक मिनट हाईलाइटर ले लूँ। आओ भाई, ये देखिएगा, ये इन्होंने लिखा है सेंटर, एक इन्होंने लिखा है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ये कहते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक दो तरीके के हैं, उसमें से जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर कॉन्साइड कर जाते हैं, और अगर ये कॉन्साइड कर जाएंगे यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होगा तो इनका कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता। और इसका रीज़न डायपोल मोमेंट क्यों नहीं होता, आपने इससे पहले पढ़ रखा है कि जो डायपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो चूँकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में सेपरेशन ज़ीरो है, L ज़ीरो है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो गया। अब ज़रा सा नीचे गौर फरमाइएगा, यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। देखिए ये जो फिगर है ना, दिस इज़ फिगर ए। इस फिगर ए में इन्होंने पॉजिटिव चार्ज शो किया। दिस इज़ एक्चुअली अ न्यूक्लियस विच कंटेन्स प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ जो आपको येलोइश ऑरेंजिश सा दिखाई पड़ रहा है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं पकड़ी जा सकती ना, तो क्लाउड्स हम कह रहे हैं कि यहीं पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये सिमेट्रिकल है, यानी कि इस क्लाउड का सेंटर और इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का सेंटर कॉन्साइड करता है। ये तो एक बात हुई जिन्होंने कही थी यहाँ पर कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर होते हैं द कॉन्साइड्स, इसलिए उनके बीच में सेपरेशन नहीं है, लेंथ ज़ीरो, डायपोल मोमेंट भी उनका ज़ीरो हो गया। और जो सेकंड फिगर है वो बता रही है कि हाउ डू दे बिहेव व्हेन दे आर पुट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करोगे तो जो ऑर्बिट सर्कुलर हैं, एक्चुअल में आप भी जानते हैं कि ये सर्कुलर ना होके इलिप्टिकल होते हैं, बट आसानी के लिए हम उनको सर्कुलर एज्यूम कर लेते हैं, ये और ज़्यादा इलोंगेट हो जाते हैं। ये इतने इलोंगेट हो जाते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एक तरफ से रख जाता है और नेगेटिव चार्ज जो इसका पोर्शन है वो दूसरी तरफ खिसक जाता है। अब ये इसका नेगेटिव चार्ज का सेंटर हो गया और ये इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हो गया। अब इसके बीच में सेपरेशन आया, भाई चार्ज तो है ही ना, सेपरेशन की कमी थी, लीजिए सेपरेशन भी आ गया, तो इसके अंदर डायपोल मोमेंट बन गया। तो मैसेज हमारे लिए ये आया है कि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये भी डायपोल की तरह बिहेव करने लगते हैं, इनके अंदर भी डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। अच्छा, अब हमने आपको बताया था ना दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर, पोलर, तो थोड़ा सा नॉन पोलर के बारे में बता दिया। अब ये आगे जो है देखो इस जगह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर सेपरेट हो चुके हुए हैं, यानी कि उनके पास अपना खुद का एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। और अगर आप उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं भी रखते हैं, लिखा हुआ है इवन व्हेन दे आर नॉट पुट इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्लस और माइनस नेचुरली जो है सेपरेटेड है, तो वो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेंगे। तो बहुत जल्दी से हम इसको समझ लें कि दो बातें हमारे पास हो गई। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, लेकिन जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो जैसा इस फिगर में दे रखा है, फिगर नंबर बी, ये एलोंगेट हो जाते हैं, डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके अंदर अपना खुद का परमानेंट इलेक्ट्रिक मोमेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, चाहे आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या ना रखें।
देखो एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पे फिगर दे रखी है। इस फिगर में वो कहना चाह रहे हैं कि भाई ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेंटर सेपरेटेड नहीं है, तो इनका जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो है। लेकिन जैसे ही आपने इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इनके बीच में सेपरेशन आ गया और इन्होंने अपना डायपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो कर लिया, यानी कि कुछ डायपोल मोमेंट डेवलप कर लिया। और इसी तरीके से ये जो तुम्हारा नीचे है ना, ये शो कर रहा है कि ये वो मटेरियल्स हैं, आई एम सॉरी वो सब्सटेंस हैं कि जिनके अंदर अपना खुद का परमानेंट डायपोल मोमेंट है। यू कैन सी इसको ऐसे सिम्बलाइज़ किया है प्लस और माइनस, और इसके बीच में कुछ सेपरेशन आ गया। और जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो ये एक काम करेंगे जिसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट। ये कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लें। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे, ये पॉजिटिव साइड है और ये निगेटिव साइड है, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, एक लाइन में, एक सीध में आने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे रन करती हैं? पॉजिटिव टू निगेटिव। तो जो ये डायपोल्स होते हैं ये हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर गौर कीजिएगा, उन्होंने एक वर्ड दिया है फील्ड स्ट्रेंथ। ये कीमती शब्द है आपके लिए, अगर नंबर चाहिए तो। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज़ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में डिफाइन करते हैं, दिस इज़ वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैन बियर विदाउट ब्रेकिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ऑब्वियसली हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, यही हमारा सब्जेक्ट मैटर है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते चले जाएँ तो क्या होगा कि ये सब्सटेंस बीच में से टूट जाएगा, यानी कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, परमानेंटली इसके सरफेस को छोड़ के अपने बैलेंस्ड बैंड को, उसको बैलेंस्ड ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट शेल है इसका, बैलेंस शेल को छोड़ के परमानेंटली यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो ऐसे में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, की मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक कैन बियर कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग। अच्छा देखो क्लास, यहाँ पर एक वर्ड आया है लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? तो आपको बता दें, लीनियर का मतलब हो गया लाइन, और आइसोट्रोपिक का अपने आप में मतलब होता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन के चेंज होने पर चेंज ना हो। तो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक से आपको ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं ये हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल रहेंगे, और इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन है कि कितने ज़्यादा ये पोलराइज्ड हो गए, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, इसमें उन्होंने आगे एक वर्ड और दिया है, एक लाइन है, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, और बाद में देखिए नीचे लिखा हुआ है इन्होंने ये थर्मल एजिटेशन। तो थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि जो आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इनके अंदर ऑलरेडी पोल्स बने हुए हैं, पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स। लेकिन अगर बाहर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई ना करने से जो सराउंडिंग में हीट एनर्जी है, ठंडी से ठंडी चीज़ के पास भी हीट एनर्जी होती है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगी। ये हीट एनर्जी आपके और हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, हम सेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन चूंकि डायपोल्स एटॉमिक लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं तो इतनी ही हीट इनके लिए सफिशेंट है इनको डिस्टर्ब करने के लिए। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वर्ड थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन का मतलब होता है कि हीट की प्रेजेंस में, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी की प्रेजेंस में जो डायपोल होते हैं ये रैंडमली मूव करने लगते हैं। इस मूवमेंट को, इस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। अच्छा, जब आप एनसीईआरटी को फर्दर पढ़ेंगे तो देखो ये जो है ना लाइन, इन्होंने यहाँ पर इन्होंने यहाँ से ये बताने की कोशिश करी है कि डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अलाइनमेंट आता है, यानी कि जो पोलराइजेशन आता है, पोलराइजेशन का मतलब ये हो गया कि अगर आप इस वाली फिगर को देखें ना, तो ये इस वाली फिगर में, तो ये जो आपके डाइपोल्स है देखो, इनिशियली ऐसे थे ये रैंडमली अरेंज्ड, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जो हैं ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए ऐसा है ना कि एनसीईआरटी इस समय एमसीक्यूज़ पर बहुत फोकस कर रही है, तो उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट मैटर की थोरो नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए बन के तैयार हो रहा है। देखो इसमें कह रहे हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, दोनों ही फैक्टर म्यूचुअली अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो इस बात का क्या मतलब है? इन्होंने कहा है जो पहला फैक्टर है वो है डायपोल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा भी होगा कि जब आप डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को टर्न कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहला फैक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जो एनर्जी होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी।
तो डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डायपोल को अलाइन करने की कोशिश करेगी, मतलब मटेरियल को पोलराइज करने की कोशिश करेगी। मटेरियल और सब्सटेंस कुछ भी मुंह से निकल जाता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स दोनों हो सकते हैं। और दूसरा एग्जैक्टली अपोजिट फैक्टर दिया है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा डायपोल उतनी ही ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, और इस एजिटेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को अपना काम करने में दिक्कत होगी और डायपोल के अलाइनमेंट थोड़ा मुश्किल से होंगे। अब इस पेज पर एक चीज़ पर आपको और गौर करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने देखिए एक टर्म लिखी है P = चाई, और चाई के नीचे छोटा सा ई लिखा है, सबस्क्रिप्ट है चाई ई। तो यहाँ पर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये फिनोमिना है ना, जिसमें सारे डायपोल अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, यानी कि जो डायपोल्स हैं उनके नेगेटिव मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उनके पॉजिटिव मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। जानती हो क्यों? इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर आप इसको ऊपर देखेंगे ना, तो देखिए मैं पेन का कलर पहले चेंज कर लूँ ताकि आपको जो है अच्छे से विजिबल हो जाए। देखिए ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो डायपोल अलाइन हुए हैं -2+, ये डायपोल का अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या यूँ कहिए कि ये डायपोल का अपना, इनके जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हो गई, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि थीटा हो गया हमारा 0 डिग्री। और इसी वजह से इन्होंने नीचे लिखा है कि डायपोल अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल। अच्छा, तो ये जो इसका फिनोमिना है ना कि इनका अरेंज हो जाना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल P। यहाँ पर कैपिटल P का मतलब होता है पोलराइजेशन। और यहाँ पे पोलराइजेशन को आप ऐसे समझिएगा कि कितना डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो भी आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ना। उसके बड़े से वॉल्यूम को आप छोटे छोटे वॉल्यूम्स, छोटे छोटे पीसीस में, छोटे छोटे स्पेसिस में तोड़ लीजिए। हर स्पेस के अंदर सैकड़ों डायपोल्स होंगे, लैक्स ऑफ डायपोल्स होंगे, और जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो सब अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, बहुत बड़ा होता है, बस एक एग्जांपल ले लीजिए। तो कैपिटल P यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रिक डायपोल्स अलाइन हो गए पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये जो इसका पोलराइजेशन है ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ऑब्वियसली इन्होंने कहा कि 2 ही फैक्टर हैं, एक फैक्टर सपोर्ट करता है, दूसरा फैक्टर अपोज करता है। ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी तेज़ी से अलाइनमेंट होगा। लेकिन साथ में इसके एक और फैक्टर डिस्कवर किया गया एक्सपेरिमेंट में, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है इस सिंबल से। इसको बोलते हैं चाई, है ना। और चाई को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को आप ऐसे समझ लो कि इट इज़ द ईज़, ये वो आसानी है, इट इज़ द ईज़ विथ विच आर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैन बी पोलराइज। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब इसके बाद इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है कि जो तुम्हारे डाइलेक्ट्रिक्स है ना, इन डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो पोलराइजेशन होता है ये ओरिजिनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो आइए वो यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है एवरी वॉल्यूम एलिमेंट। एवरी वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब हो गया कि डायपोल की जो टोटल वॉल्यूम है उसको बहुत छोटी छोटी वॉल्यूम्स में ब्रेक डाउन कर लो। तो एक वॉल्यूम हो गई डेल्टा बी। डेल्टा बी का मतलब है वेरी स्मॉल वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एप्पल है, एप्पल का वॉल्यूम है, आपने एक बाइट ले लिया, आपके मुंह में कुछ हिस्सा चला गया, तो वो जो हिस्सा चला गया दैट इज़ डेल्टा बी। एक छोटा सा हिस्सा आपने एप्पल का निकाल के खा लिया, वो एक एप्पल का छोटा सा वॉल्यूम आपने खा लिया। तो ऐसी जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसका हमने एक स्मॉल वॉल्यूम ले लिया और हमने उसको P डेल्टा V से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो हमारी क्वांटिटी बन गई, ये क्वांटिटी हमारी कहलाएगी कि हाउ मच डायपोल मोमेंट वी हैव इन आ गिवन वॉल्यूम। अरे भाई, किसी भी वॉल्यूम में सैकड़ों डायपोल्स होंगे ना, और वो सारे के सारे अगर अलाइन हो गए तो हमें पूछा जाए कि भाई इस जगह का टोटल डायपोल मोमेंट क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे? P इंटू डेल्टा V। देखो ये इतना ही सिंपल है। जितना सिंपल ये होता है कि अगर एक आम 5 रुपये का है तो 10 आम कितने के होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 10 50। वो कह रहे हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम जो पोलराइजेशन होता है वो होता है P, और हमारे पास अवेलेबल वॉल्यूम कितनी है? डेल्टा V। तो डेल्टा V में कितना डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा P डेल्टा V। बस टॉपिक ख़त्म हो गया। अब एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिएगा
इसमें जो लिखा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं, इस फिगर से आप समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए ये जितने भी दे रखे हैं ना, ये सारे डायपोल्स हैं जो धीरे धीरे करके सब अलाइन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर आपका ऐसे चल रहा है, दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इसमें क्या होगा, देखो जो सबसे किनारे पे प्लस है ना, चलो इसकी तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद जो तुम्हारा माइनस है और जो आगे वाला डायपोल है, ज़रा मैं इनके नंबर लिख दूँ थोड़ा आसानी हो जाएगी समझाने में मुझे। ये डायपोल 1, ये डायपोल 2, ये डायपोल 3 और ये डायपोल 4। तो डायपोल 1 का जो माइनस है और डायपोल 2 का जो प्लस है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चलेगी आउटवर्ड और नेगेटिव वाले की लाइन चलेगी इनवर्ड। तो नतीजा क्या होगा कि ये वाला प्लस और ये वाला माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब सेकंड डायपोल का माइनस और थर्ड डायपोल का प्लस ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसी तरह से थर्ड डायपोल का माइनस और फोर्थ डायपोल का प्लस ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को कैंसिल कर देंगे। और जो ये किनारे वाला माइनस है, अब ये बच गया भाई, ये तो किसी से न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा, और इधर जो किनारे पे प्लस है ये भी किसी से न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा। तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिज़ल्ट ये आएगा कि भाई ये जो कोने में बॉर्डर पे ये जितना भी माइनस है ना, ये सारा माइनस बच जाएगा। और इसी तरीके से दूसरे आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ये जितना भी प्लस है, ये सारा का सारा प्लस बच जाएगा। कलर सिलेक्शन ख़राब हो गया, अभी रुक जाओ ज़रा। ये जितना भी प्लस है ना, ये सारा का सारा प्लस बच जाएगा। तो जब आप इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की पिक्चर बनाएंगे ना, ये इन्होंने क्यों बताया, मैं बताता हूँ कि इन्होंने ये बात आपको क्यों समझाने की कोशिश करी है। मान लीजिए ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और आप देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में एक्चुअल में तो पिक्चर ये है कि पूरे में ही हर जगह डायपोल अलाइन हो गए हैं। तो कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाएंगे, तो हर की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्लस से माइनस चलेगी। तो वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर कहानी कुछ और है, बीच में जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो पोलराइज हो चुके हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे। बस किनारे पर आपके पास माइनस का चार्ज बचेगा जो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, और दूसरे किनारे पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज बचेगा जो न्यूट्रलाइज नहीं होगा। और इसी प्लस और इसी माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसी को हम बोलेंगे पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक। मतलब एनसीईआरटी ने आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करी है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लस से माइनस चलती हैं तो यहाँ पर तो खूब सारे प्लस हैं, हर प्लस से शुरू होनी चाहिए, माइनस पर टर्मिनेट हो जानी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे इंडिविजुअल फील्ड हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी ने आपको समझाया कि भैया ये प्लस माइनस बीच के जितने भी सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इनका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कॉर्नर्स वाले जो चार्जेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन होगा। तो कॉर्नर पे सारे प्लस हो गए, दूसरे कॉर्नर पे सारे माइनस हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं जल्दी से समराइज़ कर दूं, हमने यहाँ पर पढ़ा क्या, हमने पढ़ा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, दोनों हो सकते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड भी, नेचुरल भी। हमने उनके बिहेवियर को स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। पहले हमने कंपेयर किया कंडक्टर से। कंडक्टर अपने अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद वो एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट होता है, इसलिए कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, हाँ अपोजिट तो होता है। तो इसलिए जैसे कंडक्टर्स के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए कहा जाता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड हो जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होता। फिर हमने पढ़ा दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जिनके पास अपना परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है वो पोलर कहलाते हैं, जिनके पास अपना परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता वो नॉन पोलर कहलाते हैं। नॉन पोलर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं तो वो अपने पोल्स डेवलप कर लेते हैं, उनके प्लस और माइनस सेंटर्स के बीच में सेपरेशन आ जाता है। जबकि जब पोलर्स डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं तो ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। फिर उन्होंने हमें बताया कि जो ये पोलराइजेशन होता है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा फैक्टर होता है इसका एग्जैक्टली अपोजिट, जिसको हम बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। यानी कि जितना ज़्यादा थर्मल एजिटेशन होगा, जितनी ज़्यादा हीट होगी, डायपोल अलाइनमेंट उतना मुश्किल से होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायपोल अलाइनमेंट उतना तेज़ी से होगा। और लास्ट में आपको बता दें, इन्होंने एक टर्म यूज़ करी है लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी डायरेक्शन में हो ये इक्वली रिस्पॉन्ड करते हैं, और जिधर भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी ये उसके अलोंग अपने आप को अलाइन कर लेंगे। और अब ये जो आपने डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा है, क्यों पढ़ा है भाई, पोलराइजेशन पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, एक्चुअल में हमें जो टॉपिक है मेन वो ये है कि डाइलेक्ट्रिक्स कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क डालते हैं। एक बहुत छोटा सा हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये समझा देंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो कैपेसिटेंस को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।